Hello, a very good afternoon to all of you. Welcome to Hindu Newspaper Analysis. Let's start the day with the important article in the Hindu edition today. And the very first article is the no progress on UN Security Council expansion, say former ambassador. So we'll discuss about United Nations Security Council. तो ये रुचिरा कंबोज जी हैं. He was the former Indian ambassador to United Nations. So despite consistent effort by India and other countries, the move for United Nations Security Council reform and expansion has made no progress so far. Okay? तो अपन देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब हिस्ट्री की बात करते हैं, बेसिकली यूएन की बात करते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का इवोल्यूशन कैसे होता है, हिस्ट्री क्या है इसकी. तो 1919 में एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस. ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के बाद 1922 में एक लीग ऑफ नेशन बनाया जाता है. लीग ऑफ नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाया जाता है 1920 में, ताकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बना रहे. फिर 1941 में वर्ल्ड वॉर के दौरान 26 कंट्रीज साइन करते हैं एक चार्टर को, एंड दैट फाइनली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूएन इन 1945. ठीक है, 1945 में यूएन बनता है 24 अक्टूबर को. टू बी प्रिसाइजली 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बनता है. और इसलिए 24 अक्टूबर को वर्ल्ड यूएन डे भी कहते हैं. ठीक है, वर्ल्ड यूएन डे बिकॉज यूनाइटेड नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफिशियली ऑन 24 अक्टूबर 1945. ठीक है, तो एक यूएन चार्टर होता है, जितने भी फाउंडिंग मेंबर होते हैं सब उसको रेटिफाई करते हैं, साइन करते हैं. उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945. तो 1919 में क्या बताया मैंने, जैसे टीटी ऑफ वर्साइलेस है. टीटी ऑफ वर्साइलेस के बाद एक लीग ऑफ नेशन बनाया जाता है ताकि वर्ल्ड ऑर्डर में एक इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बना रहे. उसके लिए फिर एक लीग ऑफ नेशन बनता है 1920 में. उसके बाद फिर एक चार्टर साइन होता है, अटलांटिक चार्टर. एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 24 अक्टूबर 1945 को क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फॉर्मली ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर रेटिफिकेशन ऑफ यूएन चार्टर. ठीक है, तो ये हो गया यूनाइटेड नेशन. 1946 में यूएन की पहली यूएन जनरल असेंबली की पहली मीटिंग होती है लंदन में. लंदन में एक जगह है, वेस्ट मिनिस्टर कहते हैं उसको. लंदन में वेस्ट मिनिस्टर पे क्या होता है, इनके मीटिंग होती है बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे. तो बस इतना याद रखेंगे. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द यूएन जनरल असेंबली वाज हेड इन लंदन इन 1946. तो ये हो गया यूनाइटेड नेशन के बारे में. फिर 1947 में, ये क्रोनोलॉजी है, 1947 में यूएन स्टैब्लिश द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हम देखते हैं कहाँ पे, हेग में है. इट्स अ प्रिंसिपल, हेग इज बेस्ड इन नीदरलैंड्स. इट्स अ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन. फिर 1948 में यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आता है. तो एक ऑर्डर देखिए आप, 1920 में क्या आता है, लीग ऑफ नेशन. ठीक है, देन 1945 वेरी इंपॉर्टेंट डे, विच 24 अक्टूबर 1945 यूएन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस. देन 1946 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली मीटिंग होती है कहाँ पे, लंदन में. ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर है. देन 1947 में क्या होता है, 1947 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनता है जो यूएन का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इट इज बेस्ड इन हेग. हेग इज अ प्लेस इन नीदरलैंड्स. ठीक है, देन 1948 के अंदर क्या होता है, 1948 के अंदर 1948 के अंदर वी हैव यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. और टिल प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं, अभी यूनाइटेड नेशन के अंदर 193 मेंबर स्टेट्स हैं. बेसिकली इसको यही बनाया गया था. यूनाइटेड नेशन बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्या करते हैं कि इसका प्ले अ वेरी की रोल इन मेनी ग्लोबल इश्यूज इंक्लूडिंग पीस कीपिंग, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड ह्यूमन राइट्स. ठीक है, तो ये ऑर्डर देख लिया आपने एक बार. क्या है, 1920 में क्या आता है, लीग ऑफ नेशन आता है. देन 24 अक्टूबर 1945 को यूएन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय रेटिफिकेशन बाय द फाउंडिंग मेंबर्स. है ना. देन 1946 में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली मीटिंग होती है कहाँ पे, लंदन में. 1947 में देन इंटरनेशनल यूएन एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एस्टैब्लिशमेंट करता है विच इज बेस्ड इन हेग. हेग कहाँ पे, नीदरलैंड में. एंड 1948 में फाइनली यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स.
ठीक है, तो ये हो गया है क्रोनोलॉजी ऑर्डर। एंड एट प्रेजेंट यूएन में कितने मेंबर हैं? 193। ठीक है, 193 मेंबर है। अभी देखिए कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है यूनाइटेड नेशन का। तो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। इनको याद करने के लिए क्या है? इनको याद करने के लिए एक एब्रिविएशन याद करिए। एक एग्जाम होता है, एसएससी कहते हैं उसको, है ना? सुना होगा आपने एसएससी। एसएससी की तैयारी, मान लो बहुत पढ़ाई करनी पड़ रही है और नींद आ रहा है आपको, तो उसकी वजह से क्या आपको चाय पीने की जरूरत महसूस हो रही है, तो एसएससीटी। ठीक है, एस स्टैंड फॉर एसिड सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। एसिड सिक्योरिटी काउंसिल। देन वी हैव सेक्रेटेरिएट। को क्या, सी क्या है यहाँ पे? सी स्टैंड्स फॉर कोर्ट, है ना? कोर्ट क्या है यहाँ पे? कोर्ट इज दिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ. C stands for court, International Court of Justice. Then T stands for Trustship Council, Trustship Council. Then E is for Economic and Social Council. E is Economic and Social Council. And finally we have A, which stands for this General Assembly. क्या है A हमारा? General Assembly. ए स्टैंड फॉर असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर कितने ऑर्गन है? इट हैज 6 प्रिंसिपल ऑर्गन। इसको याद करने का क्या है एब्रिविएशन? SSCT, है ना? एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो चाय पीने की जरूरत पड़ रही है, नींद बहुत आ रही है आपको। एस स्टैंड फॉर सिक्योरिटी काउंसिल। देन एस सेक्रेटेरिएट। देन सी स्टैंड फॉर ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जितने भी यूएन के ऑर्गन है, सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ के बाकी पांचों जो है, इनका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन के। कहाँ पे हेडक्वार्टर इनका? न्यूयॉर्क में। ठीक है, आर बेस्ड एट यूएन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अभी देखा था ना हमने, यूनाइटेड नेशन कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर इसलिए वर्ल्ड यूएन डे होता है। और यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और यूएन में कितने प्रिंसिपल ऑर्गन है? 6। 6 में से 5 जो है, सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ के सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ पे? आईसीजे का हेडक्वार्टर है हेग में, जो कहाँ पे है? नीदरलैंड्स में। कहाँ पे? नीदरलैंड्स में। ठीक है। देन अब देखते हैं एसएससीटी में क्या था। एस स्टैंड फॉर सिक्योरिटी काउंसिल। देन एस इज सेक्रेटेरिएट। सी सी इज कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देन टी इज ट्रस्टशिप काउंसिल। ई इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। एंड फाइनली ए इज जी जनरल असेंबली। ठीक है, तो ये हो गए यूएन के 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, जिसमें जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ के सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सबका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, जहाँ पे यूएन का हेडक्वार्टर भी है न्यूयॉर्क में। और सी क्या है? सी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिर्फ इसका ही हेडक्वार्टर हेग में है, जो कहाँ पे है? नीदरलैंड्स में। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक और चीज आप यहाँ पे याद करो, वो क्या है? फ्रेस्का। ये भी एक एब्रिविएशन याद रखना। दो चीजें याद रखोगे पूरा यूएन याद हो जाएगा। फ्रेस्का क्या है? यूएन में बोले जाने वाली ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यूएन का? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन इज फ्रेस्का। फ्रेस्का क्या है? एफ स्टैंड फॉर फ्रेंच। देन रशियन। देन ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश। एस इज स्पेनिश। सी इज चाइनीज। एंड फाइनली ए स्टैंड्स फॉर अरबिक। तो दीज आर द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएन, है ना? यूएन के ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? फ्रेस्का। यूएन के क्या है? यूएन के ऑर्गन क्या है? प्रिंसिपल ऑर्गन, उसको याद करने के लिए क्या था हमारे पास? SSCT। एस एस सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टशिप काउंसिल, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। देन ए स्टैंड फॉर जनरल असेंबली। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यूएन का? फ्रेस्का। एफ स्टैंड फॉर फ्रेंच। देन रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज एंड अरेबिक। ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है उसको सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं। एंड ही हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। अभी देखा था ना हमने, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट क्या है? एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का।
तो इसका जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है यूएन का, उसको सेक्रेटरी जनरल होता है, इज अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली। इनका क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे जनरल असेंबली इनको अपॉइंट करती है, और इनका जो टर्म होता है वो कितना होता है, 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स। तो ये है सेक्रेटरी जनरल। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में देखते हैं, जिसके बारे में न्यूज में आया था। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर स्टैब्लिश सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन, ये हमने देख लिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन में उसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, उसमें भी क्या है, फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस, ये तो दोनों याद रखेंगे ना। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 51 है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस। उसी तरह से यूएन का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, और हेडक्वार्टर तो बता ही दिया मैंने क्या है, सेक्रेटरी काउंसिल का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूएन में, न्यूयॉर्क में, है ना। जितने भी सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन है उसमें सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ के सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ठीक है, पावर्स देख लिया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस, है ना, दुनिया में कहीं पे भी अशांति होती है तो ये अपने पीस कीपर यानी कि अ, अपने जो मिलिट्री होती है उनको भेजते हैं, और वो पीस कीपिंग ऑपरेशन करते हैं वहाँ पे। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शन, ऑथराइजेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। ठीक है। ये जो यूएन चार्टर है, यूएन चार्टर, यूएन यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें कहा गया है 15 मेंबर होंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। 15 में से 5 तो होंगे परमानेंट, इसके लिए उसको P5 कहते हैं, या P5 है ना। P5 क्या है, 5 परमानेंट मेंबर, और 10 क्या होंगे, 10 विल बी द नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें क्या कहा गया, 15 मेंबर होंगे ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें से 5 मेंबर परमानेंट होंगे, विच आर नोन एज P5। P5 में कौन कौन सा होगा परमानेंट मेंबर में, परमानेंट मेंबर में वी हैव यूनाइटेड किंगडम, देन वी हैव चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। ये पांचों के पास क्या है, दे हैव वीटो पावर ओवर डिसीजन ऑफ यूएन। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन लेना होगा तो ये क्या होगा, इनका वीटो पावर होगा। वीटो पावर का मतलब इनके मेजोरिटी से ही कोई भी डिसीजन यहाँ पे पास होगा। अगर इन्होंने क्या है, इनका मेजोरिटी ने किसी भी डिसीजन को अगर रद्द कर दिया तो फिर वो डिसीजन पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दे हैव वीटो पावर ओवर डिसीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन के चार्टर में कितने, क्या कहा गया, 15 मेंबर होंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होंगे और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होंगे। जो नॉन परमानेंट मेंबर है इसमें भारत अब तक 8 बार मेंबर रह चुका है यूनाइटेड नेशन के बनने के बाद से, है ना। तो यूएन, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, तो यूएन में कितने मेंबर है अभी, 193 मेंबर है। ठीक है, तो जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर का कितने साल का टेन्योर होता है, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए बनाए जाते हैं, ओनली फॉर 2 ईयर्स। और ये रीजनल बेसिस पे होता है। ठीक है, जो नॉन परमानेंट सीट है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रीजनल बेसिस। जैसे कॉन्टिनेंट वाइज है तो अफ्रीका और एशियन कंट्रीज जो है उनको कितना मिला है, 5 सीटें मिली हैं, जिसमें से 3 अफ्रीका के लिए है और 2 एशिया के लिए है। लेकिन एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है एशिया और अफ्रीका के बीच में, तो इन्होंने क्या किया है, इस 5 में से एक सीट रिजर्व करके रख दिया अरेबियन कंट्री के लिए। तो ऐसा हालांकि एग्रीमेंट में नहीं है यूएन के चार्टर में, लेकिन एशिया और अफ्रीका में एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, तो दे हैव रिजर्व वन फॉर अरब कंट्री। ठीक है, और कितने साल के लिए होता है, नॉन परमानेंट मेंबर का जो टर्म होता है वो सिर्फ 2 ईयर्स के लिए होता है। तो यूएन चार्टर में क्या कहा गया है कि 15 मेंबर होंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें से 5 परमानेंट होंगे, और इन पांचों के पास क्या होगा, वीटो पावर होगा ओवर डिसीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, यूनाइटेड किंगडम, देन रशिया, यूएस, चाइना एंड फ्रांस। और नॉन परमानेंट मेंबर क्या होता है, नॉन परमानेंट मेंबर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रीजनल बेसिस पे होता है और 2 साल के लिए होता है। तो 5 अफ्रीका और एशिया कंट्री को मिला के, 3 अफ्रीका से और 2 एशिया से, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है कि इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये एक सीट रिजर्व करके रखते हैं अरब कंट्रीज के लिए। फिर देन 1 फॉर ईस्ट यूरोपियन कंट्री, 2 फॉर लैटिन अमेरिकन एंड यूरो कैरेबियन कंट्रीज, एंड 2 फॉर वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो सीट होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है,
हमने यूएन भी देख लिया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी देख लिया, एंड वी ऑल्सो सी अबाउट द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन विच इज एसएससीटी, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएन विच इज फ्रेस्का. ठीक है. नाउ द अदर न्यूज आर्टिकल, ग्रासलैंड्स इन कच्छ लाइकली टू होस्ट चीता फ्रॉम अफ्रीका. ठीक है. एक ये याद रखेंगे आप, करंट अफेयर्स में न्यूज है, अगर पूछा जाए कि गांधी सागर सेंचुरी कहाँ पे है, गांधी सागर सेंचुरी, तो गांधी सागर सेंचुरी हमारा एमपी में है, मध्य प्रदेश के अंदर है गांधी गांधी सागर क्या सेंचुरी. कहा जा रहा है कि ये प्रिफर्ड लोकेशन होगा नेक्स्ट लॉट ऑफ इंपोर्ट के लिए. और एक ग्रासलैंड है जिसको कहते हैं बन्नी बन्नी ग्रासलैंड, कहाँ पे है? वो गुजरात में है. ठीक है. बनी ग्रासलैंड, तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे. बनी ग्रासलैंड कहाँ पे है? बनी ग्रासलैंड इज इन गुजरात, एंड गांधी सागर सेंचुरी इज इन मध्य प्रदेश. तो एक चीता री इंट्रोडक्शन प्लान है भारत सरकार का. ठीक है. इंडिया में कहा जाता है कि जो आखिरी चीता था वो 1947 में मर गया था, और 1952 में गवर्नमेंट ने चीता को एक्सटिंक्ट का गार दे दिया कि चीता अब विलुप्त हो गया भारत से. तो 2022 के अंदर चीता री इंट्रोडक्शन प्लान पहले भी किया गया था, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. फिर 2022 के अंदर क्या है, चीता री इंट्रोडक्शन प्लान लेके आती है गवर्नमेंट कि चीता को क्या है हम बाहर से लाएंगे और इंडिया में चीता की पॉपुलेशन को बढ़ाया जाएगा. तो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहां पे नामीबिया से चीता लाया जाता है ताकि क्या है चीता के पॉपुलेशन को इंडिया में बढ़ाया जाए जो विलुप्त हो चुका था. तो अब इसके ऊपर देखते हैं अपन. तो द एशियाटिक चीता वाज अ नेटिव स्पीसीज ऑफ चीता इन इंडिया. कब एक्सटिंक्ट हो गए? 1952 में. 1952 में इंडिया से चीता क्या होता है? एक्सटिंक्ट हो जाता है. ठीक है. ये है चीता री इंट्रोडक्शन प्लान. दिस इज चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट कहते हैं इसको, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है ना. इंडियन लैंडस्केप से क्या हुआ? चीता है गायब हो गया इंडियन लैंडस्केप से. तो अब चीता री इंट्रोडक्शन प्लान लेके आती है भारत सरकार. ठीक है. चीता क्या है? चीता इज अ मेंबर ऑफ जीनस पैंथेरा प्यूमा एंड विल बी द फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड सेवन बिग कैट टू हैव अ होम इन इंडिया. ठीक है. 7 बिग कैट हैं जिसमें से 4 क्या है इंडिया में ऑलरेडी है, विच इज टाइगर, लायन, लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड. तो अब चीता कह रहे हैं चीता को भी लेके आएंगे, तो 7 बिग कैट्स में से पांचवा भी इंडिया में हो जाएगा. तो 2009 के अंदर जो इंडिया के तभी इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे उन्होंने एक प्लान अप्रूव किया कि हम चीता को वापस लेके आएंगे, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया 2013. ठीक ठीक है. फिर तो गवर्नमेंट ने फिर से इस प्लान को रिवाइव किया 2017 में, एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन को अप्रूव कर दिया 2020 में कि आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये काम करिए, देन विल सी. तो फाइनली जो है 2022 के अंदर चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान आता है, और 8 अफ्रीकन चीता को नामीबिया से री ट्रांसलोकेट किया जाता है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में. तो ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट. कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 अफ्रीकन चीतास को लाया जाता है. दिस विल द फर्स्ट टाइम अ ह्यूज कार्निवोर हैज एवर बीन मूव फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर. ठीक है. पहली बार ऐसा होता है. गोल बेसिकली क्या है कि चीता का जो मेटा पॉपुलेशन है दैट विल एड इन एनिमल ग्लोबल कंजर्वेशन, एंड इट विल आल्सो रीस्टोर इंडिया हिस्टोरिकली इवोल्यूशनरी बैलेंस. तो इस तरह से क्या है चीता को लाने का ये पायलट बेसिस पे काम चलता है. तो ये मैंने आपको जैसे क्या बताया कि इंडियन लैंडस्केप से चीता डिसअपियर हो गया 1947 में, एंड दे वर ब्रूटली किल्ड एंड हंटेड डाउन इन इंडिया. तो भारत सरकार ने फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया कि चीता 1952 में क्या है भारत से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं. तो कूनो नेशनल पार्क ही क्यों चूज किया गया चीता के रीइंट्रोडक्शन के लिए? क्योंकि बोथ चीता एंड एशियाटिक लायन शेयर द सेम हैबिटाट. मतलब दोनों एक जैसे के ही एक जैसे हैबिटाट में रहते हैं. सेमी एरिड ग्रासलैंड इनको और फॉरेस्ट चाहिए होता है, जिसका स्ट्रेच जो है भारत में लार्जली गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर देखा गया है. क्योंकि और जो रेनफॉल, टेम्परेचर और एल्टीट्यूड था सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि कूनो में, कूनो यानी एमपी के अंदर, वो जहां से चीता को लाया जा रहा था यानी अफ्रीका के नामीबिया से, वहां का भी रेनफॉल, टेम्परेचर और एल्टीट्यूड ऑलमोस्ट सिमिलर ही था. दैट्स वाई कूनो वॉज चूजन एज अ, फिर वॉट, कूनो वॉज चूजन फॉर चीता री इंट्रोडक्शन. तो ये आपको जानने की जरूरत है. ठीक है. करंट स्टेटस क्या है? ये जो प्रोजेक्ट है, क्या कौन सा प्रोजेक्ट है? चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट. इसकी शुरुआत होती है 17 सितंबर 2022 को, when Prime Minister released a group of cheetah from Namibia into enclosure at MP Puno National Park.
आपको याद रखना है क्या, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश। 20 चीता वर इम्पोर्टेड फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका टू कूनो इन टू बैचेस। एक हुआ सितंबर 2022 में और 2023 के अंदर। तो यही न्यूज़ है ना, कि कूनो नेशनल पार्क, अभी आप याद रखेंगे कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और न्यूज़ में क्या दिखाया मैंने, न्यूज़ में क्या बताया कि ये गांधी सागर सेंचुरी है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इस बार इसको सिलेक्ट किया गया है कि जो नेक्स्ट लॉट आएगा चीता का, उसको यहाँ पे रखा जाएगा। एंड देन बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पे है, बन्नी ग्रासलैंड इज इन कच्छ। ठीक है, दिस इज इन गुजरात। अब ये एक न्यूज आर्टिकल है कि आईसीएमआर इज रेडी टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ऑफ अ ब्रेक थ्रू टीबी डिटेक्शन सिस्टम, ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर। आईसीएमआर ने एक, दे हैव बिगन अ वर्क ऑन स्प्रेडिंग एन अफोर्डेबल फास्टर, अफोर्डेबल भी होगा, काफी तेजी से होगा, और उसको यूज करना काफी आसान होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा। तो ये किट आईसीएमआर ने बनाया। आईसीएमआर का एक रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर है डिब्रूगढ़ में, उसने ये टेक्नोलॉजी बनाई है, और दे हैव टाउटेड एज इट इज द वर्ल्ड चीपेस्ट टीबी डिटेक्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आईसीएमआर क्या है। हिस्टोरिकली बात करें तो 1911 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन बनाया था, जिसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या था, कि मेडिकल रिसर्च को हम इंडिया के अंदर स्पॉन्सर भी करें और कोऑर्डिनेट करें, ताकि भारत के अंदर मेडिकल रिसर्च को प्रमोट किया जाए। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन था, इसका नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम रख देते हैं आईसीएमआर। तो सबसे पहले तो आपको याद करना है फुल फॉर्म क्या है आईसीएमआर का। आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहले क्या नाम रहता है इसका, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पॉन्सरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मेडिकल रिसर्च इन द कंट्री। और इंडिपेंडेंस के बाद इसके नाम को बदल देते हैं एंड इट वाज रीडेजिग्नेटेड एज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मैंडेट वही है इसका, क्या, फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, ताकि रिसर्च होगा मेडिकल में तभी बेनिफिट हो पाएगा सोसाइटी को, और नए नए मेडिकल इनोवेशन और प्रोडक्ट लेके आना, जिससे हमारे जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो स्ट्रेंथन हो पाए। ठीक है, तो यही बेसिकली इसका काम है आईसीएमआर का। आईसीएमआर की गवर्निंग बॉडी में जो होते हैं, जो आईसीएमआर को जो हेड करते हैं, वो होते हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। जो भी हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, आईसीएमआर को प्रिसाइड करते हैं, आईसीएमआर को। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब इसको फंडिंग कहाँ से मिलती है, तो भारत सरकार इसको फंड करती है। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसको फंडिंग कौन करता है, इसको भारत सरकार फंड करती है। दूसरा, ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में आता है, तो इट कम अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर होते हैं, ये हेड दिस ऑर्गेनाइजेशन आईसीएमआर। आईसीएमआर का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, सबसे पहले आईसीएमआर क्या है, आईसीएमआर इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कब बनता है, इसका फॉर्मेशन ईयर है 1949 में। और जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, वो इसको प्रिसाइड करते हैं, और गवर्नमेंट इसको फंड करती है, एंड इट कम अंडर द परव्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, विच इज इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आईसीएमआर का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। ये ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही कोई रेगुलेटरी बॉडी। तो ये हो गया आईसीएमआर के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस का प्रिवलेंस काफी ज्यादा है। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो एक बैक्टीरिया कॉज करता है, जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये याद रखेंगे, डायरेक्टली पूछा जाएगा। टीबी इज कॉज्ड बाय, तो बेसिकली टीबी बैक्टीरिया से होता है, याद रखेंगे, है ना, वायरस से नहीं होता, बैक्टीरिया से होता है। और कौन सी बैक्टीरिया से होता है, तो इसको कहते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो बेसिकली ये ऑर्गन के एक पार्ट को इफेक्ट करता है। जो सबसे कॉमन पार्ट है वो लंग्स है ना। प्लूरा एक रीजन होता है जिसको कहते हैं लंग्स के आसपास होता है, लिम्फ नोड को, इंटेस्टाइन को। कैसे ट्रांसमिट होता है, ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। जो अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड है, जिसको टीबी है, अगर आप उसके क्लोज कांटेक्ट में आएंगे, तो क्या होगा, यू विल ऑल्सो इन्फेक्टेड, स्पेशली जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड स्पेस है, मतलब जहाँ छोटे से इलाके में बहुत सारे लोग रहते हैं और वेंटिलेशन बहुत ही पुअर होता है, तो वैसे इलाके में टीबी का प्रेवलेंस बहुत ज्यादा होता है। तो it is an airborne infection which spread through close contact with the infected, especially in densely populated spaces with poor ventilation. सिम्टम क्या है, कॉमन सिम्टम इसका है कि कफिंग होती है विद sputum एंड ब्लड एट टाइम्स, कभी कभी ब्लड भी आता है, एंड देन चेस्ट पेन, वीकनेस, वेट लॉस, फीवर एंड नाइट स्वेट, दीज आर द सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस।
देखो ये एक्टिव टीबी सिम्टम है। फटीग यानी थकावट महसूस होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने जो भूख मर जाएगा आपका। नाइट में स्वेटिंग होगी, वेट लॉस होगा, देन चेस्ट पेन, फीवर, परसिस्टेंट कफ एंड हेमोपेटाइसिस यानी ब्लड जो आता है ना। तो दीज आर द एक्टिव टीबी सिम्टम। टीबी केसेस एक ट्रेंड देखते हैं भारत में। एस्टिमेटेड टीबी केस 2020 में 26.9 लाख था, 2024 में तो धीरे धीरे ये बढ़ता ही चला जा रहा है। नंबर ऑफ केस कितने रिपोर्ट किए गए ये भी बढ़ता रहा है। प्राइवेट सेक्टर में इतनी रिपोर्टिंग हुई एंड केसेस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। एस्टिमेटेड मोर्टेलिटी ये एक चीज ठीक है। 2020 में देखा गया कि जितने केस रिपोर्ट हुए उसमें से कितने लोगों की मृत्यु हो गई, 4.36 लाख। अभी थोड़ा सा कांस्टेंट हो गया 3.2 लाख के आसपास। मोर्टेलिटी रेट को बेसिकली कम कर रहा है। तो वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल, जैसे वर्ल्ड जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था फाइंड ट्रीट ऑल, है ना, फाइंड ट्रीट ऑल और हैशटैग एंड टीबी विद ग्लोबल फंड एंड स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, है ना। तो जो वर्ल्ड लेवल पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को टीबी को एलिमिनेट करने का जो डेडलाइन है दैट इज 2030। लेकिन भारत सरकार ने जो ये डेडलाइन रखा है कि हम टीबी को क्या करेंगे, टीबी विल बी इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम टीबी बाय 2025। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, नॉट वो टीबी जिसपे भी देखते हो। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या इनिशिएटिव है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्लोबल फंड के साथ टीबी को रोकने के लिए क्या कैंपेन निकाला, फाइंड ट्रीट ऑल। फाइंड मतलब खोजो जिनको टीबी है, ट्रीट देम एंड एंड दिस, हैशटैग एंड टीबी कैंपेन निकाला। ठीक है। तो इनका क्या प्लान है कि टीबी कब तक खत्म करना है, ये जो इन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया 2030 तक क्या करना है, टीबी को एलिमिनेट करना है ना। तो इट्स अ गोल दैट हैज बीन adopted by all member of the UN and the WHO। एंड टीबी स्ट्रेटजी बनाया गया है SDG 3 के तहत में कि टीबी को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है। भारत का टारगेट क्या है, 2025 का। इंडिया के क्या क्या एफर्ट है? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का एक है। देन नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन, ये है ना 2025। 2017 में प्लान बनाया गया कि 2025 तक हम इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेट कर लेंगे। हालांकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। फिर टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, निश्चय पोषण अभियान। तो दीज आर द एफर्ट टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू व्हाट टू कॉम्बैट टीबी एंड टू एलिमिनेट टीबी फ्रॉम द इंडियन टेरिटरी बाय 2025। अभी बजट, ये अपना एडिटोरियल है, मेन एडिटोरियल बजट 2024। लॉन्ग ऑन इंटेंट, शॉर्ट ऑन डिटेल, है ना। इंटेंट यानी कह रहे हैं इरादे तो काफी मजबूत हैं लेकिन डिटेलिंग नहीं करी गई है उस हिसाब से। तो जो शॉर्ट बजट स्पीच था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का, इनका, इट इज मार्क्ड बाय क्लैरिटी ऑन 3 एस्पेक्ट। पहला इंटेंशन और विजन जो रखा गया कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। ये एक लोगो उसमें ये बराबर कहा गया कि भारत को क्या करना है, विकसित भारत। तो डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है विकसित भारत का डेडलाइन क्या है भारत सरकार का, 2047। ये ईयर याद रखना है आपको, 2047। जिसमें प्रायोरिटी एरिया रखे गए बजट के अंदर और 4 सेक्टर को क्या है हाईलाइट किया गया कि इन सेक्टर पे हमें काम करना है। फिर बजट के अंदर देखा गया कि इस बार एजुकेशन के ऊपर थोड़ा ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस रहा है, स्किलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस रहा है। MSME सेक्टर को गवर्नमेंट ने ध्यान में रखा है। इनकम टैक्स लैब में थोड़ी बहुत चेंजेस की गई है। तो दीज आर द नोटेबल फीचर जिसमें कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर को काफी बूस्ट करने की कोशिश की है भारत सरकार ने। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे फोकस रहा है गवर्नमेंट का। और तो दीज आर द थिंग हाईलाइटेड इन द बजट, जो आर्टिकल में भी इसी पे बात किया गया है कि भारत सरकार ने कौन कौन से मेजर लिए। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इसको पे, है ना। जैसे इंटरिम बजट में भी मेंशन किया गया था कि जो फोकस होगा 4 मेजर कास्ट पे होगा, है ना। इन्होंने ऐसा टर्मिनोलॉजी लिखा है, 4 मेजर कास्ट, जिसमें गरीब, है ना, गरीब एज इन पुअर। तो जो गवर्नमेंट का हाईलाइट है बजट में वो 4 मेन चीजों पे किया गया है, मतलब पुअर पे, देन वुमेन यानी महिलाएं, युवा यानी यूथ एंड फार्मर यानी अन्नदाता। तो भारत सरकार का जो बजट है इट रिवॉल्व बेसिकली अराउंड दीज 4 की एरिया, है ना। इनको 4 मेजर कास्ट कहा गया है, विच इज पुअर यानी गरीब, महिलाएं एज इन वुमेन, यूथ युवा एंड अन्नदाता दैट इज फार्मर। थीम क्या है? इस जो बजट है इसमें फोकस दिया गया एम्प्लॉयमेंट पे, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, स्किलिंग के ऊपर। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे काफी फोकस किया गया है, सॉरी। एंड देन मिडिल क्लास। तो बजट के ऊपर जो फोकस है वो 4
की पैरामीटर्स पे है, विच इज ऑन एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड मिडिल क्लास। ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया द प्राइम मिनिस्टर पैकेज ऑफ 5 स्कीम एंड इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए। बेसिकली लोगों का स्किल स्किल एनहांसमेंट होगा तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट होगी, और बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज पे, जिसमें 4.1 करोड़ यूथ को 5 साल क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। जिसमें गवर्नमेंट ने क्या है, कितने 2 लाख करोड़ का एस्टिमेट रखा है सरकार ने कि इतने पैसे खर्च करेंगी फॉर स्किलिंग, एंड ताकि युवाओं को क्या है अपॉर्चुनिटी मिले एंड दे विल गेट अ बेटर जॉब। तो ये की आउटलाइन था बजट का, है ना। जो 9 प्रायोरिटीज है, विकसित भारत जो गवर्नमेंट का विकसित भारत तब तक करने का है 2047 तक भारत को डेवलप्ड बनाना है, फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड। जिसमें क्या क्या 9 इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज एरिया है। प्रोडक्टिविटी एंड रिसीलियंस इन एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, और रेसिलियंस यानी की मतलब ये भी ध्यान रखना है कि प्रोडक्टिविटी लॉस ना हो, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम किया जाए। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है ना, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया जाए इंडिया में, मेक इन इंडिया जिसे कहते हैं। सर्विस सेक्टर को भी काफी क्या है, सर्विसेज जो है इंडिया में वैसे भी की रोल प्ले करता है एग्रेरियन सोसाइटी के बाद, है ना। देन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का बहुत बड़ा फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो ग्रेजुअली क्या है, इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा बहुत सारी। जैसे मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो सीमेंट इंडस्ट्री प्रमोट होगी, स्टील इंडस्ट्री भी प्रमोट होगा, है ना। बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, और ग्रेजुअली क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी, है ना। ओवरऑल क्या होगा, इसका फायदा जीडीपी में भी होगा और देश भी फाइनली विकसित होगा। ठीक है। तो ये हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट पुश करेगी, है ना। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के ऊपर फोकस किया गया है। अर्बन डेवलपमेंट, है ना, अर्बन डेवलपमेंट किया जाएगा। इनोवेशन यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी चीजों पे इनोवेशन किया जाएगा, रिसर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे पहले देखा गया कि सरकार जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पे मात्र 0.45% ही, 0.4% ही जीडीपी का खर्च करती है, विच इज वेरी लेस नंबर एज फार एज इंडियन पॉपुलेशन इज कंसर्न। तो ये नंबर भी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है। तो गवर्नमेंट का हाईलाइट है इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा। इंक्लूसिव मतलब कि जो लोग नीचे तख्ते पे हैं उनको क्या है, उनको ऊपर उठाया जाए ना। जो सोशली क्या है, सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो प्रिविलेज नहीं है, उनको भी एक सही स्तर से उठाया जाए ताकि सबका विकास हो। ठीक है। सोशल जस्टिस मिलेगा। एनर्जी सिक्योरिटी पे काफी इंपॉर्टेंट सरकार का फोकस है। ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी एज इन की एनर्जी में हम ऑल्टरनेट रिसोर्सेज का यूज करें, है ना। कोल पेट्रोलियम से रिलायंस कम करें, ईवी की तरफ जाएं। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की भी बात की गई है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग, इन सब चीजों के ऊपर भी। तो गवर्नमेंट की जो 9 प्रायोरिटीज एरिया है, वो विकसित भारत कब तक है, 2047 तक, उसमें प्रोडक्टिविटी एंड रिसीलियंस इन एग्रीकल्चर पे बात किया गया है। देन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, अर्बन डेवलपमेंट, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। So these are the 9 priorities area which is highlighted in the budget. थीम क्या है भाई, थीम यही जो बताया गया कि एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट को फोकस करना है, स्किलिंग, सपोर्ट फॉर एमएसएमई एंड मिडिल क्लास। गवर्नमेंट का जो इस साल का इम्पोर्टेंट इम्फोसिस है वो इन चारों चीजों पे है। एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, सपोर्ट फॉर एमएसएमई एंड मिडिल क्लास। तो ये है इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारे आज के न्यूज़पेपर से। कुछ और थोड़ी बहुत चीजें जो रह गई हैं वो देखते हैं बस। हाँ, ये तो ऑपोजिशन का चलता रहेगा, है ना, ये तो समझ रहे हैं आप। पॉलिटिकल, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। नीट का इशू अभी तक चल रहा है। रेलवे बजट एलोकेशन, मैंने बताया था आपको, जैसे पहले क्या है, रेलवे बजट और क्या है, रेलवे बजट और जनरल बजट एक साथ आता था, पर 2017 में क्या है, इसको अलग किया गया, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी, विवेक देव रॉय कमेटी, है ना। कि जनरल बजट और रेलवे बजट पहले एक साथ आता था, फिर पहले अलग अलग आता था, फिर क्या किया गया, फिर सेपरेट किया गया उसको, है ना। फिर मर्ज कर दिया गया फाइनली, है ना। पहले रेलवे बजट और जनरल बजट अलग अलग आता था, पर 2017 में दोनों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विवेक देव रॉय कमेटी।
सीबीआई हमने सीबीआई के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। सीबीआई 1963 में आता है ना? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संतानम कमेटी। बताइए आप, कमेंट में बताइएगा, है ना? सीबीआई ड्रॉ इट पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, है ना? 1964 में सीवीसी और 1963 में सीबीआई, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संतानम कमेटी। ये हमने देख लिया। आईसीएमआर वी हैव डिस्कस्ड। ये आर्टिकल अपन डिस्कस कर चुके हैं। नीट के ऊपर बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। ये बजट के ऊपर ही है। हम जैसे कि इसमें एक चीज बताई गई है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, शहरों में मिडिल क्लास ग्रुप है, लोअर मिडिल क्लास ग्रुप, उनके लिए क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आवास बनाएगी। आवास एलोकेशन है। एक इसमें दो दो पॉलिसी है, एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और एक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, है ना? अर्बन और ग्रामीण यानी गांव और शहरों में क्या है, हाउसिंग एलोकेशन पे काफी ज्यादा फोकस किया है गवर्नमेंट ने। और सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट पे, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन भी है, उसमें 8,000 करोड़ का बजटरी एलोकेशन दिया गया है। और क्या है, सॉलिड और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी गवर्नमेंट ने कहा है कि फोकस कर। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर एडिशन टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। विल मीट डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू।